हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है प्लेगरिज्म, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व्ड हैं, और वैसे भी जो लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वर्ड पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। सो फॉर रिसर्चर्स, प्लेगरिज्म क्या है कि जब आप मान लीजिए रिसर्च वर्क कर रहे हैं यानी आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको कोई आर्टिकल लिखना है जो कि किसी जर्नल में पब्लिश होने वाला है, या आपको थीसिस लिखनी है अपनी, तो उसमें आपको क्या करना होता है, आप बहुत सारे लोगों को के द्वारा किए गए काम को पढ़ते हैं। उसको पढ़ करके आप जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का काम किया गया है और आप क्या नया कर सकते हैं। जिस टॉपिक में आप काम करना चाह रहे हैं, जिस विषय में करना चाह रहे हैं, उसमें कितना काम हो चुका है, ये जानने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यानी उस टॉपिक से सिमिलर जो स्टडी हुई है उसको पढ़ते हैं और फिर अपना काम तैयार करते हैं। तो ये जो फ़ोटो लगी हुई है इसमें ये बता रही है कि भाई जब आप अपना काम कर रहे हैं उसके लिए आप दूसरे के काम को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉपी पेस्ट ना करें। कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो प्लेगरिज्म होगा, यानी साहित्यिक चोरी होगी। तो प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म वो कंडीशन है जहाँ पे आप किसी और के काम को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए और उसको क्रेडिट नहीं देते हैं। आप ये कहते नहीं हैं कि हाँ ये किसी और का काम है, मैंने इसको इस्तेमाल किया है, मैंने इससे आइडिया लिया है। आप डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि भाई ये तो मेरा ही आइडिया है और ये काम भी मैंने ही किया है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो प्लेगरिज्म को मतलब कहती हैं कि हाँ ये काम जो है वो प्लेगराइज्ड है? टू स्टील द आइडिया विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स। आपने कहीं से कुछ पढ़ा, आइडिया लिया, लेकिन आपने कहीं मेंशन नहीं किया कि मैंने इस डॉक्यूमेंट को पढ़ करके ये चीज़ समराइज़ की है। दूसरा, टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट। आपने चोरी करा है, इसको क्या कहेंगे कि हाँ आपने चोरी किया है दूसरे के लिटरेरी वर्क को, यानी साहित्यिक काम जो किसी ने किया था उसको आपने चुरा लिया और अपना बना के प्रेजेंट कर दिया। किसी के काम को कॉपी कर लेना एज इट इज़। और आपने साइटेशन, देखिए साइटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी की डेफिनेशन लिखी है तो मेंशन किया है कि ये जो डेफिनेशन है उसको देने वाला कौन है, उनका नाम लिखेंगे, किस ईयर में दी थी ये मेंशन करेंगे। अगर आप ये सब मेंशन नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, गलत सोर्स मेंशन करने की वजह से भी आपका काम जो है वो प्लेगरिज्म दिखाता है। फेलियर टू साइट अ सोर्स, आपने मेंशन ही नहीं किया कि आपने कहाँ से आइडिया लिया है, कौन सी डेफिनेशन पढ़ी है। क्रिएशन ऑफ फॉल्स सोर्स, यानी जब आप रिसर्च वर्क करते हैं तो आपका एक सेक्शन होता है रेफरेंस सेक्शन। वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स पढ़ी हैं उसके बारे में और कहाँ से आइडियाज़ लिए हैं। तो अगर आप बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम हम नोट नहीं करते, तो बाद में हमें याद नहीं रहता कि हमने कौन कौन से सोर्सेज विजिट किए थे, तो हम कुछ फॉल्स सोर्सेज बना देते हैं। तो ये जो गलती होती है फॉल्स सोर्सेज बनाने की, ये सोच करके कि कौन देख रहा है, तो वही जो चीज़ है वो प्लेगरिज्म में आती है। यानी जब आपका जो डॉक्यूमेंट तैयार होकर आएगा, आपकी थीसिस पूरी बन के आएगी, तो उसका प्लेगरिज्म डिटेक्शन होगा। यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू चेक किया जाएगा कि आपने जो काम किया है वो कितना ओरिजिनल है। फिर उसमें जहाँ जहाँ से आपने कॉपी किया है, अगर उसका सोर्स मेंशन नहीं किया है, कहीं बताया नहीं है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कौन सी वेबसाइट से, कौन से डॉक्यूमेंट से, तो वो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल रहता है, वो सबको रेड मार्क कर देगा कि ये चीज़ें आपने यहाँ से उठा करके लिखी हुई हैं। इसलिए सोर्सेज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं, आप साहित्यिक चोरी कर रहे हैं और उसका क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है? आपका जो असाइनमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको फेल करार दिया जाएगा कि नहीं भाई ये तो काम ही गलत है। आपको सस्पेंड कर दिया जा सकता है, डिसमिस कर सकते हैं आपको इंस्टीट्यूट से। और यूज़ ऑफ एनी कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट, यानी देखिए अगर किसी ने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, यानी अपनी बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके और कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उसको पूरा अधिकार मिलता है कॉपीराइट अधिनियम के तहत। उसको अधिकार मिलता है कि वो उससे अर्न कर सके। तो अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉपीराइट लगा हुआ है, उसको इस्तेमाल करते हैं और उससे परमिशन नहीं लेते हैं या उसके सोर्स को मेंशन नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर क्लेम हो सकता है। इसके लिए अलग से एक्ट भी बने हैं, सेक्शंस डिसाइडेड हैं जिसमें आपको सज़ा मिल सकती है, आपको पनिशमेंट मतलब पनिशमेंट भी मिल सकती है। इस तरीके के क्राइटेरिया हैं। अब थोड़ा सा बेसिक्स देखेंगे कि प्लेगरिज्म कितने प्रकार का होता है। प्लेगरिज्म ऐसी चीज़ है कि जो नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को एनरोल करते हैं पीएचडी प्रोग्राम में यानी डॉक्टरल प्रोग्राम में,
उनको पता ही नहीं होता कि प्लेगरिज्म जैसा कुछ है। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें नहीं मालूम होता है कि भाई प्लेगरिज्म करवाना है, प्लेगरिज्म होता क्या है। क्यों? क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं है। तो उनको ये लगता है कि हमने जो भी पढ़ा है ठीक है, कहीं से पढ़ा कहीं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये गलत चीज़ है। आप कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आपको उसका क्रेडिट देना होता है उस इंसान को जिसके डॉक्यूमेंट को पढ़ के आप अपने थीसिस का काम आसानी से कर पा रहे हैं। पहला होता है कंप्लीट प्लेगरिज्म, जहाँ पे आप सब कुछ एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। ठीक है, कंप्लीट प्लेगरिज्म इज़ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म वेयर अ रिसर्चर टेक्स अ मैन्यूस्क्रिप्ट और स्टडी दैट समवन एल्स क्रिएटेड और उसको वो अपने नाम से सबमिट कर देता है। तो ये क्या है? ये कंप्लीट प्लेगरिज्म है। डायरेक्ट प्लेगरिज्म, विद डायरेक्ट प्लेगरिज्म स्पेसिफिक सेक्शन, यानी कि उस जो डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए मैं अपना काम कर रही हूँ, थीसिस लिख रही हूँ, और मैंने किसी और की थीसिस में से कुछ पैराग्राफ बिल्कुल वैसे ही उठाए और लिख दिए यहाँ पे, उसमें कुछ पैराफ्रेजिंग, कोई एडिटिंग कुछ नहीं की। सेल्फ प्लेगरिज्म, जैसे कि मैंने अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया और उसको जितना, मान लीजिए 10 पेजेस का आर्टिकल था और मैंने उसको एज इट इज़ अपनी थीसिस में इंक्लूड कर दिया, तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म में आएगा, क्योंकि मैं अपने ही काम को दोबारा से यूज़ नहीं कर सकती हूँ। वो भी प्लेगरिज्म है, वो भी चोरी में ही आएगा, साहित्यिक चोरी में। अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे उसका भी सोर्स लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये आर्टिकल है, ये इनके द्वारा इस दिन पब्लिश किया गया था, वो भी मेंशन करना ज़रूरी है। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी का कोई डेफिनेशन पढ़ी आपने और फिर उसको बिल्कुल वैसे ही ना लिखते हुए अपने शब्दों में घुमा फिरा कर लिख दिया। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म क्या होता है? जहाँ पे आप भूल जाते हैं सोर्स क्या था, लिखते नहीं हैं, या कोटेशन मार्क देना भूल जाते हैं, किसी की स्टेटमेंट को लिखा आपने कोट नहीं किया, सोर्सेज को करेक्टली मेंशन नहीं किया। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म हैं जो इस तरीके के होते हैं। अब अवॉइड कैसे करें इनको? डू नॉट कॉपी पेस्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट से या कहीं से भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें कि किसी का काम मिला और उठाया और लगा दिया, क्योंकि जब इसका सॉफ्टवेयर में चेक होता है तो वो सारे लिंक जनरेट करके बता देता है कि कौन सी डॉक्यूमेंट से कितना कॉपी किया गया है। इट इज़ ईजी टू फॉरगेट लेटर, यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बाद में याद ही नहीं रहेगा कि आपने कितने सोर्सेज विजिट कर लिए। इसलिए जिस जैसे ही कोई सोर्स आप विजिट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हैबिट बना लीजिए कि उसको तुरंत पहले नोट कर लें कि हाँ, इस चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ इस डेट के साथ में। समराइज़ ज़रूर करें चीज़ों को, पैराफ्रेज करके लिखें। मतलब अगर डायरेक्टली आप हर किसी की डेफिनेशन, हर किसी के थॉट्स को एज इट इज़ लिखने लग जाएंगे, कोट करने लग जाएंगे, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म है वो बढ़ जाएगा। तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? पैराफ्रेजिंग, यानी पढ़िए और अपने शब्दों में बनाइए। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही ऐसे कर देंगे आप, नहीं। जैसे डेफिनेशन को आपने पढ़ा, उसको फिर पैराफ्रेज किया और फिर उसको अपने शब्दों में समझाया। कोटेशन मार्क जरूर यूज़ करें अगर किसी के कही गई बात को कोट करते हैं। रेफरेंसिंग ज़रूर दें, साइटेशन ज़रूर दें। साइटेशन का मतलब है जब आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट के बीच में अगर किसी की कही हुई बात को डालते हैं तो वो साइटेशन है। और रेफरेंसिंग यानी जो आप चैप्टर के सारा थीसिस कंप्लीट होने के बाद लास्ट में एक चैप्टर बनता है रेफरेंसेस का, वहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल देते हैं, वो होता है रेफरेंस। टर्निट इन क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेगरिज्म डिटेक्शन के काम में लिया जाता है, जिसके थ्रू ये चेक करते हैं कि आपका जो काम है उसमें कितना कॉपी पेस्ट है और कितना आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है। तो इसके ये जो सॉफ्टवेयर है, इसने भी कुछ टाइप ऑफ प्लेगरिज्म्स बता रखे हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, जो अभी हमने बेसिक देखे हैं उसी तरीके के हैं, बस इसने नाम अलग दिए हुए हैं। जैसे क्लोनिंग क्या कहता है? किसी और के काम को अपने नाम से सबमिट करना। कंट्रोल सी यानी वही कॉपी पेस्ट है। फाइंड यानी कीवर्ड को चेंज करना, जो फाइंड एंड रिप्लेस का आपने ऑप्शन देखा होगा ना वर्ड में, तो कुछ वर्ड्स को, फ्रेजेस को चेंज कर देना। रीमिक्स करना मतलब मिला देना चीज़ों को। रिसाइकल, ब्राउजिंग जेनरसली फ्रॉम द राइटर्स प्रीवियस वर्क, किसी के दूसरे काम को देख करके और उसको बिना साइटेशन दिए इस्तेमाल कर लेना। ये कुछ तरीके हैं। एक ये 404 एरर जो है कि साइटिंग नॉन एग्जिस्टेंट सोर्सेस, यानी ऐसे सोर्सेज लिख रहे हैं आप, फॉल्स सोर्सेज जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कंक्लूजन में आते हैं। देखिए, कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं यूजीसी ने उस कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें प्लेगरिज्म कुछ परसेंटेज तक रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये कंसिक्वेंसेस हैं।
अप्लाई टू द किस पे अप्लाई होते हैं, स्टूडेंट पे, फैकल्टी पे, रिसर्चर्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में स्टाफ हैं, इन लोगों के ऊपर अप्लाई होते हैं। प्लेगरिज्म वुड बी क्वान्टिफाइड इनटू फॉलोइंग लेवल्स। यूजीसी ने 4 लेवल्स ऑफ प्लेगरिज्म बताए हैं, जिसमें जो लेवल 0 है उसमें 10% तक की जो सिमिलैरिटी है उसको बेसिक माना गया है कि ठीक है इतना चलता है। क्योंकि जब आप थीसिस लिख रहे हैं 300 पन्नों की, तो आपको बहुत सारे लोगों के काम को पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे, मतलब हज़ारों सोर्सेज आप विज़िट कर देते हैं और आपको पता भी नहीं रहता है कि आपने हज़ारों में पढ़े हैं कि कितने पढ़े हैं। तो अगर आप इतने सारे सोर्सेज विज़िट करेंगे तो डेफिनेटली कुछ कुछ चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी जिसके बिना आपका आधार बनेगा ही नहीं, इसलिए 10% की छूट मिली है। तो ये तो हो गया लेवल 0। अब लेवल 1 क्या है, जहाँ पे आप 10% से ऊपर चले जाते हैं। 10% से 40% लेवल 1 हो गया, 40% से 60% लेवल 2, और 60% से ऊपर है तो फिर हो जाएगा लेवल 3। तो इस तरीके से ये 4 लेवल हैं। अब इनकी पेनल्टीज़ भी तो होंगी। तो लेवल 0 में तो सब कुछ फ्री है, ठीक, 10% तक आता है तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई फ़ाइन नहीं है। लेवल 1 क्या कहता है कि 10% से 40% तक की अगर सिमिलैरिटी है, सच स्टूडेंट शैल बी आस्क्ड टू सबमिट अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट। 6 महीने का समय देकर कहा जाता है कि भाई काम को ठीक करके लाइए, ये जो प्लेगरिज्म आ रहा है इसको कम कीजिए, मिनिमाइज़ कीजिए। लेवल 2, 40% से 60% सिमिलैरिटी आने पे सच स्टूडेंट शैल बी डिबेयर्ड फ्रॉम सबमिटिंग द स्क्रिप्ट। 1 साल के लिए उसको रोक दिया जाएगा कि आपका काम सबमिट नहीं होगा, और वो करेक्शन करेगा, उसके बाद सबमिट करेगा। फिर लेवल 3 कहता है कि 60% से ज़्यादा की अगर सिमिलैरिटी है तो ऐसे स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 60% से ऊपर का प्लेगरिज्म आपका आ रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपनी तरफ से कोई काम किया ही नहीं है, आपने सब कुछ यहाँ वहाँ से सिर्फ टीप दिया है, तो इट इज़ नॉट अलाउड। इस कंडीशन में आपका काम जो है वो रद्द किया जा सकता है।